हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमारे इस चैनल पर आपको जिला दर्शन जो सीरीज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उसमें सबसे पहले मैंने आपके जो नए जिले बने थे, ठीक है, 18 जो नए जिले बने उनको मैंने आपको कवर करवाया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चर्चा कर लूँ तो मैंने पहले 18 नए जिले को कवर कराया, फिर राजस्थान के जो बचे हुए जिले हैं उनको भी अपन अच्छे से कवर करने वाले हैं। इससे आपका राजस्थान जीके जो कि एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पहली स्लाइड में आपका क्या है। आज जो जिला पढ़ने वाला है वो बूंदी जिला अपन पढ़ने वाला है। तो बूंदी जिले की अगर मैं बात करूँ तो देखो, बूंदी जिले की जो लोकेशन है आपके सामने ये रही, ठीक है। बूंदी जिले की जो लोकेशन है ये रहा आपका बूंदी। इधर से आपका कोटा है, ये बारा है, ये शाहपुरा है, इधर से ये भीलवाड़ा है। देखो, ये आपका बूंदी जिला है। अब बूंदी जिले की अगर मैं बात करूं तो बूंदी जिले की जो सीमा छूती है, सबसे पहले आपके टोक, टोक के बाद फिर आपका शाहपुरा, शाहपुरा के बाद अगर मैं बात कर लूं तो एक तो टोक हो गया, एक आपका शाहपुरा हो गया। इसके अलावा देखो चित्तौड़, चित्तौड़ की सीमा भी आपके बूंदी से लगती है। चित्तौड़ के बाद अगर मैं बात कर लूं तो आपका कोटा, ठीक है। चित्तौड़ के बाद हो गया कोटा आपका। और ये देखो भीलवाड़ा, कौन सा वाड़ा, भीलवाड़ा। और यहाँ से अगर देखो थोड़ी सी अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो देखो आपको मैं ऊपर बताता हूँ, वापस से देखना। ये देखो यहाँ से थोड़ा सा ये हल्का सा जो है आपका सवाई माधोपुर भी टच हो रहा, तो आपका क्या हो जाएगा, सवाई माधोपुर, ठीक है। तो बूंदी जिले की जो सीमा है ना आपके कितने जिलों को छूती है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आपका 5 नंबर और 6 नंबर। आपको याद रखना, टोंक से, शाहपुरा से, भीलवाड़ा से, चित्तौड़ से, कोटा से, सवाई माधोपुर से। बिल्कुल आपको ये फैक्ट याद रखना है कि बूंदी जिले की जो सीमा है आपके कितने जिलों को छूती है, 6 जिलों को छूती है। जो 6 जिले मैंने आपको बता दिया। मैप के अंदर अपन बूंदी की लोकेशन भी देख चुके हैं, ठीक है। बूंदी जो कि हाड़ौती के पठार का एक जिला है, ठीक है। बूंदी जो है हाड़ौती के पठार में शामिल है। हाड़ौती का पठार जिसे किसे कहते हैं, तो दक्षिणी पूर्वी पठार को हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। इसी हाड़ौती के पठार की अगर मैं चर्चा कर लूँ तो आपके वर्टिसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखो, अमेरिकी वैज्ञानिकरण के अनुसार राजस्थान की मिट्टी को 5 भागों में बांटा है। तो ये वर्टिसोल जो आपको मिट्टी है ना, ये आपके बूंदी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। वर्टिसोल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना बूंदी में। कई बार आपका ये सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। तहसीलों की अगर मैं बात कर लेता तो हिंडोली, नैनवा, इंद्रगढ़, बूंदी, तालेड़ा, केसुरायपट्टन और रायथल, ठीक है। 7 आपकी तहसीलें हैं। विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो 3 आपके विधानसभा क्षेत्र है। कितने विधानसभा क्षेत्र है, 3 आपके विधानसभा क्षेत्र है, हिंडोली, बूंदी और केसुरायपाटन। अब बूंदी जिले की थोड़ी कला और संस्कृति से रिलेटेड जो आपके तथ्य हैं हम उन्हें अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तारागढ़ दुर्ग। देखो, तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण हुआ वो कब हुआ था, 1354 ईस्वी में हुआ। कौन सा तारागढ़, बूंदी तारागढ़, महाराजा बर सिंह के द्वारा करवाया गया। तारा जैसी आकृति के कारण इसका नाम तारागढ़ पड़ा आपका, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। रूडयार्ड कीपलिंग ने भूत प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग कहा है इसे, जबकि राणा लाखा ने नकली बूंदी के किला बनाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इस दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप, रतन दौलत खाना, अनिरुद्ध महल, इसे राजस्थान का डरावना किला के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे जो महल है आपके दौलत खाना और ये तोप जो है बूंदी के किले में है। और राजस्थान का जो डरावना किला के नाम से जाना जाता है उसे बूंदी के किला को जाना जाता है। नैनवा किला, नैनवा किला ठाकुर नैन सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। और इंद्रगढ़ किला इंद्रगढ़ के राजा इंद्रसाल के द्वारा निर्माण करवाया गया है। अब देखो, तारागढ़ राजस्थान में 2 है। एक तारागढ़ आपका अजमेर के अंदर है, एक तारागढ़ कहाँ पड़ता है आपका, तारागढ़ अजमेर में पड़ता है। एक तारागढ़ आपका बूंदी में पड़ता है। तारागढ़ वाले जो
अजमेर वाला तारागढ़ है, उसका जो निर्माण करवाया गया वो अजय राज चौहान के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? अजय राज चौहान के द्वारा करवाया गया आपका। ठीक है। जबकि आपका तारागढ़ बूंदी है, इसका निर्माण जो करवाया गया है वो महाराजा बर सिंह के द्वारा करवाया गया है। ठीक है। बूंदी वाला जो तारागढ़ है उसकी आकृति जो है आपके तारानुमा है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? तारागढ़ पड़ा है। जबकि मैं इसकी बात कर लूं तो पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम था तारा, उसी के नाम पर आपके अजमेर वाले तारागढ़ का नाम तारागढ़ पड़ा है। यहां से देखो बार बार सवाल उठता है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी 3 मंजिला इमारत है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। एक आपके 80 खंभों की छतरी है। 80 खंभों की छतरी कहाँ पड़ती है? कमेंट करके जरूर बताना। 84 खंभों और 80 खंभों की छतरी से अक्सर आपके एग्जामिनर सवाल बनाता है। निर्माण अनुरुद्ध सिंह द्वारा धाई माँ के पुत्र देवा गुजर की स्मृति में करवाया गया। केसर बाग की छतरियां बूंदी राज परिवार की छतरियां। भाई केसर बाग की जो छतरियां है वो बूंदी राज परिवार की छतरियां हैं। सुख महल बूंदी में जेता मीणा द्वारा निर्मित है। ठीक है, ये सुख महल जो है इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सुख महल आपका कहाँ पड़ता है? तो आपके बूंदी के अंदर पड़ता है। इसका जो निर्माण करवाया गया जेता मीणा के द्वारा। जेत सागर झील या स्थित है आपकी। राजमहल यानी गढ़ पैलेस या बूंदी का जो राज परिवार है उसका निवास स्थल है आपका राजमहल। रानी जी की बावड़ी की बात करूं तो बूंदी में स्थित है, इसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता। भाई क्या कहा जाता? बावड़ियों का सिरमौर। इसका निर्माण अनुरुद्ध सिंह की जो रानी है, रानी नाथावती ने करवाया था। किसने करवाया था? रानी नाथावती ने। इसी बावड़ी पर 29 दिसंबर 2017 को आपका डाक टिकट जारी हुआ था, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। ये क्या है? तो ये आपके केसर बाग की छतरियां है। आगे बढ़ते हैं। पांडवों की यज्ञशाला आपकी बूंदी में पड़ती है। कुछ इंपॉर्टेंट सीधे फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट वाले सवाल है। केशोराय विष्णु मंदिर बूंदी में है। बीजासन माता बूंदी में। नवल सागर फूल सागर, ये देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट लगाना यहाँ पर आप, और इसे जरूर अपने नोट्स में ऐड करना, बड़ा इंपॉर्टेंट। नवल सागर भी बूंदी में, फूल सागर भी आपका बूंदी में। अब्दुल्ला अजीब मक्की की दरगाह बूंदी में पड़ती है। चित्रशाला बूंदी के महाराव उमेद सिंह की रंगीन चित्रों की एक श्रृंखला है जिसे चित्रशाला कहा जाता है। यहाँ से सवाल बना हुआ, सवाल यूं बना था कि चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? महाराव उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आपको कजली तीज महोत्सव बूंदी में आयोजित होता है। ठीक है, कजली तीज यानी आपकी बड़ी तीज। बड़ी तीज का जो आयोजन तो आपका बूंदी के अंदर होता है, लेकिन अगर छोटी तीज आपसे पूछ ली जाए, कौन सी तीज? छोटी तीज अगर आपसे पूछ ली जाए तो छोटी तीज जो आपके कहाँ लगती है? तो बिल्कुल आपके जयपुर में की फेमस है। कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। इसके अलावा चंपा बावड़ी बूंदी में, गुलाब बावड़ी बूंदी में है, अनारकली की बावड़ी बूंदी में, श्याम बावड़ी, व्यास बावड़ी, पांडवों की गुफा भी आपके अंदर बूंदी के अंदर पड़ती है। एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं। पांडवों की यज्ञशाला आपके बूंदी में है। केशव राय विष्णु मंदिर भी आपका बूंदी में पड़ता है। बीजासन माता का मंदिर बूंदी में है। बावड़ियों की बात कर लो तो चंपा बावड़ी, गुलाब बावड़ी, अनारकली बावड़ी, श्याम बावड़ी, व्यास बावड़ी, पांडवों की गुफा आपकी बूंदी में है। अब्दुल्ला अजीब की मक्की की दरगाह आपकी बूंदी के अंदर है। चित्रशाला बूंदी के महाराव उमेद सिंह के समय रंगीन चित्रों की श्रृंखला को चित्रशाला कहते हैं। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज महोत्सव आपका आयोजित होता है। आगे बढ़ते हैं। बूंदी चित्रकला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उमेद सिंह के काल, जो उमेद सिंह का शासन को इस चित्रकला यानी बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। इसमें 12 मासा चित्र बनाए गए और ये पशु पक्षी के चित्रण हेतु फेमस है। देखो सवाल यूं बनेगा कि पशु पक्षी चित्रण वाली शैली कौन सी है, तो आपका उससे सही आंसर होगा वो बूंदी चित्र शैली होगी। सती प्रथा की मैं बात कर लूँ तो सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में बूंदी के महाराव राम सिंह द्वितीय ने सती प्रथा पर रोक लगाया था। ये सवाल एग्जाम में बना, कौन सी रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाया था? तो आपका उत्तर होगा बूंदी। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने 1829 में राजा राम मोहन के प्रयासों से सती प्रथा निवारण विधेयक नियम 17 को पारित किया है। सती निवारण विधेयक में नियम 17 में सर्वप्रथम पालन 1830 ईस्वी में अलवर रियासत द्वारा किया गया था। बांसी दुगारी की बात कर लो तो बूंदी में पड़ता है। तेजाजी की कर्मस्थली माना जाता है। क्या? तेजाजी के कर्मस्थल माना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना। तेजाजी का जन्म तो आपका खरनाल नागौर के अंदर हुआ था। तेजाजी का जो मुख्य मेला लगता है वो परबत्सर में लगता है। जबकि तेजाजी के जो कर्मस्थली रही है कौन सी रही है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है बांसी दुगारी। थोड़ी सी भूगोल की चर्चा कर ले अपन। बूंदी में जो भूगोल है तो भौगोलिक स्थिति से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में शामिल है। हाड़ौती के पठार का एक आंतरिक जिला है।
नदियों की बात कर लो तो देखो, मांगली नदी, मेज नदी, घोड़ा पछाड़, इंद्राणी, कुराल, ये नदियां जो है आपके बूंदी में बहती है। जलाशय झील जैसे नवल सागर या नौलखा झील और जेत सागर, फूल सागर और दुगारी झील, ये आपकी कहाँ पड़ती, बूंदी में पड़ती है। वन्य जीव अभ्यारण्य की मैं बात कर लूँ तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, इसे राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। सिंचाई परियोजना की बात कर लो तो गुड़ा बांध, चाकण बांध, भीमलत बांध, बारठा बांध, दुगारी बांध, गरदड़ा सिंचाई परियोजना, ये सारी परियोजना का जो संबंध है कौन से जिले से है, बूंदी से है। बिल्कुल आपको याद रखना, बूंदी डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टों की अपन बात कर लेते हैं। मंगली डूंगरी और गणेशी नाला नदियों पर ये परियोजना आपकी बनाई गई है। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना, छाजे नदी के ऊपर। ठीक है, भीमलत जलप्रपात की मैं बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना, मांगली नदी पे स्थित है। भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है, मांगली नदी पर। राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारी शुगर मिल की जो स्थापना हुई थी 1965, केशोरायपाटन बूंदी के अंदर स्थित हुई। ठीक है, कहाँ पर स्थापित हुई थी, केशोरायपाटन बूंदी में। क्या, सर्वप्रथम सहकारी शुगर मिल की बात कर रहा हूं मैं, सहकारी शुगर मिल, कब, 1965 में। बूंदी को छोटा काशी भी कहा जाता है, द्वितीय काशी भी कहा जाता है, और बावड़ियों का सॉरी, बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में सिलिका रेत यानी कांच बालू का सर्वाधिक उत्पादन आपके बारोद या बूंदी के अंदर होता है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिलिका रेत का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में, वो आपके बूंदी में होता है। कहाँ होता है, बूंदी में। आगे बढ़ते इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं। यहाँ से जो आपका इंपॉर्टेंट इतिहास है, यहाँ से रिलेटेड है, उसके बारे में अपन देखना चाहेंगे। देवा हाड़ा, इन्होंने 1240 ईस्वी में बूंदी में हाड़ा वंश की स्थापना करी थी भाई, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बूंदी में हाड़ा वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है, आपके देवा हाड़ा के द्वारा 1240 ईस्वी में। और इन्हें ही हाड़ा चौहान का संस्थापक, साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है देवा हाड़ा को। फिर नाहर सिंह हाड़ा, इनके समय मेवाड़ के राणा लाखा ने बूंदी पर कई आक्रमण किए, लेकिन हर बार पराजित होने से दुखी हो गए। राणा लाखा के मन में शांति के लिए मिट्टी का बूंदी का दुर्ग बनाया और उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बर सिंघाड़ा या वीर सिंघाड़ा की बात करूं तो इन्होंने 1354 ईस्वी में बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। राव सुरजन सिंह, बूंदी के प्रथम राजा जिन्होंने मुगलों का साथ संधि कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। ठीक है, मुगलों के साथ जो संधि करने वाले जो राजा थे कौन थे, राव सुरजन सिंह थे। कौन थे, राव सुरजन सिंह। इन्होंने 1569 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के साथ आपकी सहायक संधि करी थी। कौन सी संधि, सहायक संधि आपकी करी थी। आगे बढ़ते हैं, राव बुद्ध सिंघाड़ा, इनकी पत्नी अमर कंवरी ने मराठा मल्हार होलकर को राखी भेजी थी। राजस्थान में सबसे पहले मराठाओं का जो प्रवेश हुआ था कौन सी रियासत में हुआ, बूंदी रियासत में हुआ, आपके सामने लिखा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कब हुआ था ये भी याद रखना, 1734 ईस्वी में। कब, 1734 में। हुडा सम्मेलन भी कब हुआ था आपका, तो मैं बात कर लूँ हुडा सम्मेलन की, तो हुडा सम्मेलन भी जो आपका हुआ था कब हुआ था, तो आपको बिल्कुल याद रखना, हुडा सम्मेलन भी 1734 में हुआ था। विष्णु सिंह हाड़ा, इन्होंने अंग्रेजों के साथ 1818 में सहायक संधि की थी। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाले बूंदी के जो शासक थे कौन थे, विष्णु सिंह हाड़ा। बहादुर सिंह हाड़ा की थोड़ी सी चर्चा कर ले तो राजस्थान के एकीकरण के समय बूंदी के महाराव थे। ठीक है, और बूंदी का जो राजस्थान में एकीकरण हुआ कौन से चरण में हुआ, दूसरे चरण में हुआ था, आपको याद रखना। कौन से चरण में, दूसरा चरण। दूसरा चरण कब हुआ था आपका, सॉरी, तो आपका हुआ था 25 मार्च 1948 को। दूसरा चरण का जो गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को हुआ था। ठीक है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में कांतिलाल के द्वारा की गई थी। एक है आपके कांतिलाल और एक है जो आपके कांतिलाल चौथानी है, देखना।
कांतिलाल चौथानी। कांतिलाल चौथानी का संबंध आपका जो है किशनगढ़ प्रजामंडल से, और केवल कांतिलाल का जो संबंध है वो आपके बूंदी प्रजामंडल से है। ठीक है, 1931 में राजस्थान में 2 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। एक तो आपके सामने बूंदी प्रजामंडल, दूसरे प्रजामंडल की अगर मैं बात कर लूँ तो आपका जयपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की भी जो स्थापना आपकी हुई है वो कब हुई है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कब हुई है, 1931 के अंदर हुई है। आगे बढ़ते हैं, हाड़ौती प्रजामंडल की बात कर ले तो हाड़ौती प्रजामंडल की जो स्थापना हुई 1934 में हुई। कब हुई? 1934 में। संस्थापक आपके कौन थे? पंडित नेनूराम शर्मा थे। कौन थे? पंडित नेनूराम शर्मा। हाड़ौती क्षेत्र में जन जागृति लाने का जो श्रेय जाता है पंडित नेनूराम शर्मा को जाता है। किसे जाता है भाई? पंडित नेनूराम शर्मा को दिया जाता है। डाबी हत्याकांड की बात कर लूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है डाबी हत्याकांड, आपका कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वापस से रिपीट हो सकता है। डाबी हत्याकांड जो हुआ था आपका 2 अप्रैल 1923 को डाबी सभा की अध्यक्षता में नेनूराम शर्मा ने डाबी में किसानों की शांतिपूर्ण सभा पर रियासतों के पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन द्वारा गोलियां चलवाई गई। इस गोलीबारी में नानजी भील और देवालाल गुज्जर शहीद हुए थे। अब देखो, नानजी भील और देवालाल गुज्जर का जो संबंध है वो डाबी हत्याकांड से है। दूसरा सवाल इसमें कैसे बनेगा, डाबी हत्याकांड आपका कब हुआ था? डाबी हत्याकांड जो आपका हुआ 2 अप्रैल 1923 के अंदर हुआ। कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 में। कौन से पुलिस अधिकारी ने गोलियां चलाई थी? तो इकराम हुसैन के द्वारा आपकी गोलियां चलाई गई। किसके द्वारा? इकराम हुसैन के द्वारा आपकी गोलियां चलाई गई थी। साथ ही एक आपका मानगढ़ हत्याकांड है, वो भी आपका बार बार पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं। मानगढ़ हत्याकांड आपका कब हुआ? तो बिल्कुल आपको याद रखना, मानगढ़ हत्याकांड जो हुआ था आपका कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को आपका मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, ये हत्याकांड कई बार आपका एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसके अलावा देखो, एक है आपका रास्तापाल कांड। रास्तापाल आपका कांड कब हुआ? तो आपको बिल्कुल याद रखना, रास्तापाल कांड जो हुआ था आपका 19 जून 1947। 19 जून 1947 को आपका कौन सा कांड हुआ था? आपको याद रखना, रास्तापाल कांड। कौन सा कांड? रास्तापाल कांड आपका हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, सूर्यमल मिश्रण की थोड़ी सी चर्चा कर लो। तो देखो, सूर्यमल मिश्रण पर जो डाक टिकट जारी हुआ था 1990 में हुआ था, ये आपको याद रखना। ठीक है, 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। और इनका जन्म हरना गांव बूंदी में हुआ है। बूंदी महाराव राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपके सूर्यमल मिश्रण है कौन से राजा के दरबार में रहते थे या कौन से राजा के दरबारी कवि थे? तो राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। वंश भास्कर नामक ग्रंथ लिखा जिसको मुरारी दान ने पूरा करा था। इनका जो ग्रंथ है वंश भास्कर ग्रंथ है, इनका प्रमुख ग्रंथ है, जिसको स्टार्ट तो आपके सूर्यमल मिश्रण जी ने किया था, लेकिन पूरा जो कंप्लीट किया था वो मुरारी दान ने किया था। किसने? मुरारी दान के द्वारा किया गया। यही सवाल आपका एग्जाम में भी बना है। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का शंखनाद करने वाले राजस्थान के प्रमुख कवि थे और इनके द्वारा वीर सतसई, देखो इसके अलावा जो ग्रंथ है वीर सतसई सतीरासो, वल्लभ विलास, छंद मयूक, राम रंजाट। ठीक है, तो कितने ग्रंथ हो गए मैं आपको बता चुका हूँ, आपको बिल्कुल याद रखना। एक तो वंश भास्कर, वीर सतसई, सतीरासो, वल्लभ विलास, छंद मयूक, राम रंजाट, यानी आपके ये जो ग्रंथ है ये सारे ग्रंथ कहा के, तो बिल्कुल आपको याद रखना सूर्यमल मिश्रण के। किसके है भाई? सूर्यमल मिश्रण के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिसोद बूंदी पुरातात्विक शैल चित्र यहाँ पर आपको मिले हैं। गरदड़ा बूंदी या बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग भी आपको मिली। ये सवाल आपका एग्जाम में भी पूछा है कि बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ मिली है? तो गरदड़ा बूंदी के अंदर आपको मिली है। और सिसोद एक स्थान है आपका जो कि बूंदी में है, ये आपको पुरातात्विक शैल चित्र यहाँ से आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। सूर्यमल मिश्रण से कैसे सवाल बना था? किनके दरबार में रहते हैं और इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं और बचपन में लिखा गया इनका कौन सा ग्रंथ है? तो राम रंजाट इन्होंने बचपन में ही लिख दिया था। ठीक है, कौन सा ग्रंथ? राम रंजाट। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसके अलावा अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो देखो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि देखो आपके इलेक्शन अब समाप्त हो चुके हैं, अब आपकी वैकेंसियाँ जो है वापस से स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले पशु परिचर वगैरह आपके एग्ज़ाम जो है, जूनियर अकाउंटेंट है, इसके अलावा सीईटी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन का जो है अब आचार संहिता वगैरह ख़त्म होगी, रिजल्ट आपका आने वाला है, 3 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपके जो भी वैकेंसी है वापस से अपनी पटरी पर आ जाएगी। इसलिए बस यही कहना है कि आप अच्छे से जो भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या फिर आपका पशु परिचर हो गया, ईएन हो गया, जेईएन हो गया, है ना, या ग्राम सेवक हो गया, पटवारी हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, तो मैं क्या अच्छे से अपने रूटीन के साथ ज़रूर आप तैयारी करें, आपको सफलता मिलेगी। आज नहीं तो सफलता मिलेगी। सफलता उन्हीं को मिलते हैं जो निरंतर चलते रहते हैं, है ना, यानी अपना रूटीन नहीं तोड़ते। हमेशा थोड़ा ही पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ ज़रूर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो उनको सफलता पक्का आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं एक नए ज़िले के साथ, एक नई क्लास के साथ। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।